Today we'll be starting up with plant growth and development chapter. Again, a very interesting botany chapter that we'll be dealing up today with. Now, when we talk about plant growth, what do we understand by the term growth, Peter? ग्रोथ एक इरिवर्सिबल चेंज होता है जो प्लांट्स के अंदर दिखता है और ये चेंज आता है बिकॉज ऑफ सेल डिविजन बोथ एट रूट एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स और ग्रोथ जो होता है उसमें you will have development. Growth becomes the part of development as well, where there are variations which are being seen. जब हम woody plants के growth का बात करते हैं तो there is lateral meristem also which takes participation in it. As of for now, when we talk about growth, as we can see, if there is a seed which is present, तो एक seed के अंदर एंडोस्पर्म होता है, एम्ब्रियो होता है और सीड कोट होता है, जिसमें से एंडोस्पर्म कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं लेता है ग्रोथ में, वो सिर्फ ग्रोथ होने के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है. So embryo takes up nutrients from the endosperm, which leads to seed germination. When seed gets germinated, this becomes the first step of plant growth, wherein the embryo will germinate to give rise to the epicotyle. Okay, this what you observe over here becomes epicotyle that give rise to something called as plumule. And this what you observe down here becomes hypocotyle as it is mentioned already. Yeah, see, it is mentioned already that this becomes the epicotyle giving rise to plumule, and this becomes hypocotyle that give rise to radicle, which ultimately give rise to root. Okay. Here, all cells of plants are nothing but descendants of zygote only. Of course, ये बात है बेटा, zygote से ही ये सारे cells बनते हैं. तो अगर सीड जर्मिनेट हो रहा है तो इट इज जनरली हाइपोकोटाइल, यानी कॉटिलिडॉन से निकलने वाला छोटा सा रीजन जो सॉइल के अंदर ही रह जाता है उसको हम कहेंगे हाइपोकोटाइल, जो रूट को जन्म दे सकता है. और जैसे ही वो स्ट्रक्चर जमीन के ऊपर चला जाता है और स्टेम को जन्म देगा तो उसको हम कह देंगे एपिकोटाइल. ठीक है, दिस इज हाउ द सीड गेट्स जर्मिनेटेड एंड दिस बिकम्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड प्लांट ग्रोथ. एज वी सेड, ग्रोथ जो होता है वो एक इरिवर्सिबल चेंज होता है प्लांट के अंदर, एक परमानेंट चेंज होता है, जहाँ पे इस चेंज को मेजर करने के लिए हम चेक कर सकते हैं उसका साइज और उसका मास, दैट इज नंबर इंक्रीज हो रहा है या नहीं, वो सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है या नहीं. तो इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीजिंग बॉडी वेट, all these are different measures for understanding और एनालिसिंग द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट. किसी प्लांट के ग्रोथ को अगर हमको एनालाइज करना रहेगा तो हम उस प्लांट के अंदर सेल का नंबर इंक्रीज हुआ है या नहीं, सेल का साइज इंक्रीज हुआ या नहीं, या सेल का वजन इंक्रीज हुआ है या नहीं, ये सबको कंसिडर करके ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं. और ये वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं कि ग्रोथ हैज अ ट्विन कैरेक्टर विच इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. दोनों का मतलब सेम ही होता है. ठीक है. At cellular level, there is protoplasmic increase, and that increase can be intrinsic as well as extrinsic. So non-living के लिए extrinsic होगा, living के लिए intrinsic होगा. ये हम living world chapter में देख चुके हैं. So if I want to measure growth, I can measure growth by checking the body weight of that particular plant. Now, this weight can be dry weight as well as fresh weight. Fresh weight can also be called as wet weight. ठीक है. सो जब हम बिना पानी निकाले अगर किसी भी प्लांट के प्रोडक्ट का वजन करते हैं तो उसको हम कह देंगे वेट वेट, और पानी निकालने के बाद जब उसको ड्राई कर देंगे तो उसको हम कहेंगे ड्राई वेट. ठीक है. इन वेट के डिफरेंस को या ड्राई वेट को मेजर करके हमको पता चल सकता है कि इज देयर एनी इंक्रीज इन द न्यूट्रिटिव कंटेंट ऑफ द प्लांट, इज देयर एनी ग्रोथ इन द प्लांट और नहीं. प्लस ग्रोथ कैन बी चेक्ड बाय नंबर ऑल्सो, कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए हैं या नहीं. Growth can be checked by checking the length of the organ, that is plant as well. Like pollen tube germination हुआ है तो length of pollen tube can be measured to check the growth in it. हम साइज या वॉल्यूम का इंक्रीज भी देख सकते हैं, जैसे वाटरमेलन में सेल्स का नंबर बढ़ जाने की वजह से उसका ओवरऑल साइज जो है वो बढ़ जाता है. तो साइज बढ़ जाता है कितना, 3.5 लाख गुना टाइम्स इंक्रीज हो सकता है साइज वाटरमेलन के सेल्स का.
Likewise, we can also check the increase in surface area. Like for example, लीफ जो था वो पहले एकदम छोटू सा लीफ था, बट अब वो बढ़ के बड़ा लीफ हो गया है। तो इंक्रीज इन साइज, दैट इज सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, ये देख के भी हम बता सकते हैं कि प्लांट में ग्रोथ हुआ है या नहीं। Likewise, if we talk about increase in girth या thickness, which is secondary growth को measure कर सकते हैं। ठीक है। सो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है वो अलग अलग टाइप से होता है, अलग अलग वर्ड हम यूज किए हैं। एक हम कहते हैं कि उसके अंदर ओपन ग्रोथ होता है। ओपन ग्रोथ यानी क्या बेटा? जहां पे ग्रोथ कंटिन्यूअसली होते ही जा रहा है, एक टाइम पे ग्रोथ हुआ, फिर ग्रोथ होने के बाद आगे और ग्रोथ हो रहा है, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ बिकम्स द एग्जांपल ओवर हियर। यू हैव सेकेंडरी ग्रोथ। तो जिस जिसके अंदर कैम्बियम टिश्यूज होगा, हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ग्रोथ जो है वो ओपन है, बिकॉज चांसेस है कि और भी ज्यादा ग्रोथ हो सकता है। एक होता है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, विच इज जनरली बिकॉज ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से दोनों शूट एज वेल एज रूट, दोनों में ही अनडेफिनाइट यानी नॉन स्टॉप ग्रोथ होते ही रहेगा अनलिमिटेड टाइम के लिए। लोकलाइज्ड ग्रोथ या डिटरमाइंड ग्रोथ वो ग्रोथ होता है जो एक लिमिटेड रीजन तक ही ग्रोथ होगा, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा, जैसे लीफ का ग्रोथ हो गया। ग्रोथ जो होता है वो हमेशा इरिवर्सिबल रहेगा एंड इट इज क्वांटिटेटिव, हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है। और ग्रोथ हमेशा परमानेंट चेंज ही लाता है, रिवर्सिबल ग्रोथ जैसा कुछ नहीं है। इट इज ऑलवेज परमानेंट चेंज दैट इज ब्रॉट अबाउट बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन plants. So when we talk about growth in plants, there are different phases of growth that can be understood. uh, इन सारों को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। देयर आर थ्री फेसेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। वेरी फर्स्टली, द ग्रोथ इन प्लांट इज बाय मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहां पे यू हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक अनडिफरेंशिएटेड इमेच्योर सेल्स होते हैं, जिनके पास जनरली वैक्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म रहता है वो काफी ज्यादा डेंस होता है। उसके बाद धीरे-धीरे यही सेल जो है वो बड़े हो जाते हैं, उनके डिवीजन का प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं। सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, सेल एनलार्ज हो जाता है और उनमें वैक्यूल का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। जिसकी वजह से ऑटोमैटिकली सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगा बाय सेल वॉल डिपोजिशन। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एक मैच्योर सेल बन जाता है बेटा, जो एक डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जो अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंच चुका है, एक फिक्स्ड शेप में ले चुका है वो, प्लस एक फिक्स्ड फंक्शन भी करना शुरू कर दिया है। ये हो जाता है उनका एग्जैक्ट method how there is development occurring in the plant. Let's try to go in each of the phase one by one. Coming with the first phase, which is phase of meristematic activity, इसको हम लैग फेज भी कह सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली लैग फेज में सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी होगा। However, lag phase is a general term that is used for bacterial growth, but we can use that same term for plants also. ठीक है। अब सिनेरियो क्या होता है जब हम मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का बात करते हैं? यहाँ पे सेल्स जो है वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, इमेच्योर सेल्स होते हैं, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं। उनके अंदर कोई डिफरेंशिएशन वाला काम नहीं शुरू हुआ है। क्योंकि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, ऑटोमैटिकली इनके अंदर मेटाबॉलिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फूड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सेल का साइज़ हमेशा छोटा रहता है, ठीक है? विथ zero intercellular space because it is absent. There is no intercellular space. It is compactly arranged cells. ठीक है। इनके क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे, या अगर हुए तो भी बहुत कम रहेंगे। एंड जनरली अगर हुए भी तो वो प्रोप्लास्टिड यानी प्रिमिटिव वर्जन रहेंगे। सेल्स जनरली नॉन ग्रीन सेल्स होते हैं। एज वी सेट, वैक्यूल्स नहीं होते हैं बिकॉज कोई भी फूड स्टोर ही नहीं हो रहा है। जो भी फूड बनाया जा रहा है वो इमीडिएटली वापस रीयूटिलाइज कर लिया जाता है, जिस वजह से वैक्यूल्स विल बी एब्सेंट। इनके पास एक बहुत ही बड़ा लार्ज न्यूक्लियस होगा विथ वेरी वेरी डेंस साइटोप्लाज्म। दे विल हैव थिन सेल वॉल, सेल वॉल काफी ही पतला, यानी सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होता है। क्यों सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होगा बेका? बिकॉज प्राइमरी सेल वॉल के पास प्रॉपर्टी होता है कि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है।
तो जब सेल एलोंगेट हो रहा है, अगर सेल वॉल पतला रहेगा तो ही वो एलोंगेट हो पाएगा। इस वजह से इट विल रिक्वायर थिन सेल्यूलोज। ऑलराइट बेटा, गोइंग अहेड फॉर द नेक्स्ट फेज व्हिच इज एलोंगेशन फेज। इसमें वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड होना छोड़ देगा और धीरे-धीरे वो उसका मैच्योर रूप लेना चाहता है, तो मैच्योर रूप लेने के लिए उसको और नया प्रोटोप्लाज़्म डालना पड़ेगा ना, मतलब साइटोप्लाज़्म डालना पड़ेगा। इसलिए सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, उसके अंदर वैक्यूल्स भरना शुरू करेंगे ताकि फूड स्टोर हो सके और जो प्राइमरी सेल वॉल है वो धीरे-धीरे न्यूट्रिएंट्स डिपॉज़िट करते जाएगा और या तो कहेंगे कि केमिकल्स डिपॉज़िट करते जाएगा, जिस वजह से सेकेंडरी सेल वॉल बन के मिलेगा हमको। ठीक है? एंड अल्टीमेटली लास्टली हमको मिलेगा फेस ऑफ मैच्योरेशन, जहां पे सेल जो है वो उसके मैक्सिमम साइज पे आ चुका है, तो उसका शेप और साइज फिक्स हो चुका है, वो एक फिक्स्ड फंक्शनल रोल प्ले करना शुरू कर चुका है, उसका जो सेल वॉल है वो बहुत ही ज्यादा थिक हो चुका है, इट हैज इंक्रीज्ड इन थिकनेस एज वेल बिकॉज सेकेंडरी सेल वॉल पूरी तरह से बन चुका है। प्लस इसमें देर इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो भी बन चुका है जिसमें चीजों को वो डिपॉजिट कर सकता है एज स्टोर्ड फूड। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम बनना शुरू हो चुका है, जाइलम वेसल्स बन चुके हैं जो बिना प्रोटोप्लास्ट के रहेंगे। सेल्स जो है वो पाइप शेप के या सिलिंड्रिकल शेप के बन चुके हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम हमको एनसीईआरटी में दिया है जो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मेच्योर फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे हमारे पास अब शूट अपाइकल और रूट अपाइकल मेरिस्टेम हो चुका है, जहां से इनडेफिनाइट यानी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होगा। वास्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है हमारे पास जो सेकेंडरी ग्रोथ हमको दे सकता है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिससे हमें ये पता चला था कि पहले अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली हुआ क्या था। जो हमने 3 फेसेस पढ़े बेटा, उन 3 फेसेस को स्टडी किया गया था और उन स्टडी से हमको पता चला कि अच्छा इस प्रकार से 3 फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले एक सीड को उन्होंने थोड़ा-सा जर्मिनेट करवाया और वो थोड़ा-सा जर्मिनेट करके उन्होंने एक ब्लैक कलर के इंक से मार्किंग कर दिए थे। जैसे हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एज़ वी कैन सी ओवर हियर। ठीक है? इन मार्किंग्स के साथ ही ग्रोथ होने दिया और जब ग्रोथ होने दिया तब पता चला कि मार्किंग्स के बीच का डिस्टेंस उन्होंने मेजर किया और डिस्टेंस मेजर करने के बाद पता चला कि इनिशियल लेवल पे देयर इज़ मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, जहाँ पे ग्रोथ कम लेवल पे होता है। बाद में देयर इज एलोंगेशन फेज जहाँ पे ग्रोथ काफी ज्यादा होता है एंड लास्ट में देयर इज मैच्योरेशन फेज जहाँ पे ग्रोथ हार्डली ही कुछ हुआ है, देयर इज नो मैच्योरेशन फेज में ग्रोथ जो है वो काफी स्लो हो जाता है। ठीक है, ये चीज इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को देख के हमने पता चला कि ग्रोथ जो है वो 3 फेज में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अब ग्रोथ होने के लिए कौन से कंडीशंस होते हैं बेटा? तो ग्रोथ होने के लिए लाइट और टेम्परेचर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर लेता है। हमें पता है कि टेम्परेचर सूटेबल होना चाहिए। देयर आर मल्टीपल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ दैट वी हैव, जैसे हम देख चुके हैं लाइट के लिए ऑलरेडी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिना लाइट के ग्रोथ होगा नहीं। और टेम्परेचर भी हमें पता है कि अलग-अलग प्लांट अलग-अलग टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं अच्छे से, सो दैट टेम्परेचर आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। Water, of course, plays an important role. Nutrients and minerals. Oxygen plays a very important role for its normal cell division. is respiration चाहिए, ATP चाहिए, so oxygen is required. काफी सारे environmental signals भी चाहिए, which is gravity also playing an important role. Light तो हम देख ही चुके हैं बेटा। इसके अलावा जब ग्रोथ होता है तब सेल्स के अंदर अलग-अलग वेरिएशंस आते हैं, जिस हिसाब से हमने 3 टर्मिनोलॉजीज़ करनी है, व्हिच इज़ डिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन एंड री-डिफरेंशिएशन। आइडियली एक और टर्म आता है व्हिच इज़ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो जब हम बात करते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के बारे में बेटा, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स वो होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। So these are undifferentiated cells which have the property of cell division. जब ये सेल्स सेल डिवीजन का प्रॉपर्टी छोड़ देता है और परमानेंट सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, विच इज प्राइमरी परमानेंट सेल्स, तो इन्हें हम कहेंगे, इस प्रकार के सेल्स को हम कहेंगे एज डिफरेंशिएटेड सेल्स। दीज आर डिफरेंशिएटेड सेल्स। कभी कभार प्लांट्स के अंदर एनवायरमेंटल कंडीशन या एनवायरमेंटल सिग्नल्स की वजह से ये डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन देयर प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन।
So when they are regaining their property of cell division, they are identified to be as secondary meristems and cell division property फिर से लिया. This phenomenon is called as de-differentiation, and the cells are de-differentiated cells. अब अगर ये सेल डिवाइड हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट कभी ना कभी वो रुकेगा ही रुकेगा. तो जब वो सेल डिवीजन करना रोक देता है तो फिर से हमको एक परमानेंट सेल मिल जाता है विच इज सेकेंडरी परमानेंट सेल वेयर अगेन सेल डिवीजन प्रॉपर्टी इज लॉस्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन. So if I have to give you an example, beta, you have procambium, which is meristematic tissue, that give rise to primary xylem and primary phloem, which is permanent cells. You have vascular cambium present in it, which becomes, or core cambium in it, which becomes the example of secondary meristematic cells. This further gets divided and gets differentiated to form permanent cells like secondary xylem, secondary phloem, cork या फिर secondary cortex. All right? ये एक concept हो गया हमारा undifferentiated cells, differentiation, de-differentiation and redifferentiation. जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं बेटा, तो जन्म से लेके मरने तक के जो भी अलग-अलग वेरिएशंस आते हैं किसी प्लांट के अंदर या अलग-अलग स्टेजेस आते हैं, उन सारे स्टेजेस को इकट्ठा हम डिफाइन करते हैं एज़ डेवलपमेंट. सो दिस विल इंक्लूड ग्रोथ एज़ वेल एज़ डिफरेंशिएशन. ऑल द चेंजेस फ्रॉम सीड अप टिल सीनेसेंस व्हिच इज़ बुढ़ापे से एंड डेथ तक इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ डेवलपमेंट. ठीक है? This is how the development basically takes place. In this, सबसे पहले you will have a normal cell which will increase its cytoplasm. It will show as plasmatic growth. Plasmatic growth दिखाने के बाद या तो वो फिर से cell division कर सकता है या फिर it will go ahead for getting matured cell. It will get differentiated to form mature cell which will undergo senescence and ultimately death. All right? That's how it basically goes about. एक सेल है जो प्लाज्मेटिक ग्रोथ दिखा रहा है जिसकी वजह से प्लाज्मेटिक ग्रोथ की वजह से सेल बड़ा हो गया विच इज सेल इलोंगेशन हुआ है. ठीक है? इसके बाद या तो वो डिवाइड होना पसंद कर सकता है या फिर वो मेच्योर होना पसंद कर सकता है. जैसे ही मेच्योर हो गया यानी वो डिफरेंशिएट हो गया, मेच्योर सेल मिल चुका है, मेच्योरेशन हुआ, दिस विल देन अंडरगो senescence and ultimately undergo for death. This becomes a basic line of development. This development can be internal or external. मतलब it can be because of intrinsic factor or extrinsic factors. If the development is because of the intrinsic factor, it has to be genetic or hormone that leads to do that. And if it is extrinsic factor, there are factors like temperature, light, water, nutrient, and oxygen, which brings about variations in them. One of the classic example of development is plasticity, wherein there is variation seen, development seen. So plant tends to follow different pathways in response to different phases of life because of the genetic or environmental reasons. One of the example of plasticity is heterophyly. हेटेरोफाइली में क्या होता है पूरे जीवन भर प्लांट जो है वो अलग अलग वेरिएशन दिखा सकता है. जैसे हमारे पास एक प्लांट है लाइक यू हैव कोरिएंडर, ठीक है, और यू कैन हैव लार्कस्पर एज एन एग्जांपल. Yeah, you can have coconut also, cotton in that case also. Sorry, not coconut, cotton in that case. ये जो हमको डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये डायग्राम लार्कस्पर का है. लार्कस्पर के जो लीव्स होते हैं या कोरिएंडर के जो लीव्स होते हैं वो भी सेम दिखते हैं. जब वो जुवेनाइल लीफ होते हैं यानी जब वो जस्ट बॉर्न हुए होते हैं तब उनका शेप अलग होता है. लेकिन जैसे ही वो मेच्योर हो जाते हैं तब उनका शेप कंप्लीटली चेंज हो जाता है. जैसे हम देख सकते हैं जुवेनाइल और एडल्ट पे काफी ज्यादा वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं. This becomes an example of heterophyly, nothing but plasticity. दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है अबाउट हैबिटेट. यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, ये एग्जाम्पल जो है दिस इज ऑफ बटरकप. बटरकप नाम का एक प्लांट है बेटा. इस प्लांट के अंदर क्या सीन हो रहा है, प्लांट एक ही प्लांट होता है. ये एक ही प्लांट होता है जो आधा एक्वेटिक होता है और आधा टेरेस्ट्रियल होता है, यानी आधा हवा में होता है आधा पानी के अंदर होता है. तो पानी के अंदर जो प्लांट है
वो प्लांट के लीफ जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे अपने को। अगर वो प्लांट के अंदर होंगे तो उसके लीफ अपने को कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे। वहीं पे अगर वो हवा में है तो उसके लीफ कुछ इस प्रकार के होंगे। यानी यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, इसमें सरफेस एरिया कम रहता है। क्यों सरफेस एरिया कम रहेगा यहाँ पे? क्योंकि अगर ज्यादा सरफेस एरिया हुआ तो पानी ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और लीफ टूट सकता है। सरफेस एरिया कम रहेगा तो पानी डिपॉजिट नहीं होगा एंड thus वो लीफ टूटेगा नहीं। जबकि जो हवा में लीफ होते हैं उनके सरफेस एरिया ज्यादा रहेंगे ताकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो सके। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल दैट वी हैड टू डिस्कस विद रिगार्डिंग ग्रोथ। ठीक है, इसी ग्रोथ के रिलेटेड हमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी देखने हैं। ठीक है, ये बेसिक क्राइटेरियाज हो गए ग्रोथ के बारे में। जब हम ग्रोथ को ही डिटेल में देखेंगे तो ग्रोथ दो प्रकार के होते हैं बेटा। You can have two different types of growth. You can have something called as qualitative growth. You can have qualitative growth, or you can have something called as quantitative growth. ठीक है, जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव ग्रोथ के बारे में तो इसके दो टाइप हो सकते हैं। यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अरिथमेटिक ग्रोथ एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि जब एक सेल डिवाइड हो रहा है दो सेल के अंदर, तो उसमें एक सेल अभी भी सेल डिवीजन का प्रॉपर्टी रिटेन किया रहता है, दूसरा सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, फिर ये सेल वापस से डिवाइड होके हमको दो सेल देगा और ये सेल वैसा का वैसा ही नीचे आ जाता है। दो सेल जो है उसमें से एक सेल डिफरेंशिएट होगा, वन सेल रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन। This again gets divided to give you two cells, and these cells will come down as it is. The two cells that we have obtained out of that one cell gets differentiated again. यानी एक डिवीजन में पहले हमको दो सेल मिला, फिर तीन मिला, फिर चार मिला। यानी जो ग्रोथ है वो लीनियर ग्रोथ है बेटा, तो हमको ग्राफ भी लीनियर ग्राफ मिलेगा यहाँ। ठीक है, और इस प्रकार का ग्रोथ जनरली हमको रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम में देखने मिलता है। इस प्रकार के ग्रोथ को अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला में डालना रहेगा तो वी कैन सिंपली जस्ट राइट इट टू बी एज एल टी इक्वल्स टू एल जीरो प्लस आर टी, वेर आर इज इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट एंड टी इज द टाइम। ऑलराइट बेटा, जब बात करते हैं हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ कुछ अलग हो जाता है। जहाँ पे हमको जो नॉर्मल ग्रोथ देखने मिलता है कुछ वैसा ही ग्रोथ यहाँ पे देखने मिलता है। wherein one cell gets divided to give you rise to two cell give rise to four cell, this four cell will give rise to further of eight cells। so एक से दो, दो से चार, चार से आठ, so on and so forth। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो हमको जे शेप में दिखाई देगा, कुछ ऐसे जे शेप का कर्व है। But knowing that there is no growth which goes for unlimited time because of the limitation in space and food, कभी ना कभी ये ग्रोथ जो है वो लिमिटेड लेवल पे आएगा ही आएगा। इस वजह से हम एक स्टेशनरी फेस यहाँ पे दिखा देते हैं। सो यहाँ पे ग्राफ जो है वो सिग्मोइड ग्राफ हो जाएगा। दिस ग्राफ इज फॉर ज्योमेट्रिक, या फिर यू कैन कॉल इट एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ज्योमेट्रिक या फिर यू कैन कॉल इट एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ऑलराइट बेटा, इस ग्रोथ के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? इस ग्रोथ के एग्जाम्पल्स राम और श्याम, दैट इज रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम छोड़ के सारे प्लांट्स में, सारे प्लांट पार्ट्स में हमको ज्योमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिल सकता है। इस ग्रोथ के बारे में अगर हम और डिटेल देखें कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका, सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विल बी डब्ल्यू टी इक्वल्स टू डब्ल्यू जीरो ई रेस टू आर टी, वेर ई इज बेस ऑफ नेचुरल। राइट, this is an example of qualitative growth that is given to us. Quantitative growth में हमारे पास दो explanation है, which is absolute growth and there is something called as relative growth। इसमें हमें एग्जाम्पल दिया है कि एक प्लांट ऐसा है, एक लीफ जो है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे अगर हम देखें, if this leaf
was 50 centimeter square area का. It grew and became 55 centimeter square area. This leaf was 5 centimeter square area का, which grew to become 10 centimeter square area. अब क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि अगर मैं बोलूं लीफ ए और लीफ बी में ग्रोथ कितना हो रहा है, तो देखने जाएंगे तो दोनों में सेम ग्रोथ हो रहा है, विच इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का. तो ए का ग्रोथ और बी का ग्रोथ सेम हो गया. इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ, विच इज कोर ग्रोथ पर यूनिट टाइम. ठीक है, इसको हम कह देंगे कि ये कोर ग्रोथ है, वेर इट इज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, where the growth in leaf A is absolutely same as that of growth in leaf B. वहीं पे रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है, जहां पे हम रिलेट कर रहे हैं कि पहले इसका ग्रोथ कितना था फिर कितना हुआ, तो देखेंगे तो ग्रोथ यहाँ पे 100% हो गया, 5 से सीधा डबल हो गया, सो दैट इज 100% ग्रोथ दैट वी सी. जबकि यहाँ पे 50 से 55 ही हुआ, मीनिंग इट इज जस्ट 10% ग्रोथ. सो इसे हम कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ, जहां पे ग्रोथ ऑफ लीफ ए इज मोर एज कंपेयर टू ग्रोथ बी. सो रिलेटिव ग्रोथ का डेफिनेशन और एब्सोल्यूट ग्रोथ का डेफिनेशन अगर देखने जाएंगे तो एब्सोल्यूटली सेम हो जाता है बेटा. ये एब्सोल्यूट सॉरी सेम हो जाता है, बट विथ जस्ट वन डिस्टिंग्विश, एक थोड़े टर्म्स हम चेंज कर देते हैं. एब्सोल्यूट ग्रोथ इज मेजर ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम. Relative growth is measure of growth per unit time, but on common grounds or on a common characteristics, common basis is called as relative. All right. So that's how you can measure growth as well over here, and that is what we have to understand. I hope the concept over here is clear of growth as well. और यहाँ पे हमारा ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है. फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर गेट्स एंडेड बेटा.